हेलो 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 हेलो, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? हेलो हेलो हेलो, क्या आप सभी मुझे सुन सकते हैं या नहीं? हेलो हेलो हेलो, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं हूं आकाश। आकाश श्रवण, आप सभी का फिजिक्स बडी, आप सभी का फिजिक्स मेंटर, आप सभी का फिजिक्स टीचर। हर बार की तरह इस बार भी लेकर आया हूं कुछ दमदार, कुछ मजेदार, कुछ शानदार, कुछ औसम, कुछ धमाकेदार। क्योंकि क्लास 9 की ये जो सीरीज है, जिस सीरीज का नाम है दृष्टि सीरीज, जो कि आपके देखने की दृष्टि बदल देगी, जो कि आपके समझने की दृष्टि को बदल देगी, जो कि आपके विचारों की दृष्टि को बदल देगी। क्योंकि क्लास 9 का पूरा सिलेबस मेरे को बोला गया है कि ये लेक्चर की जो ड्यूरेशन है ना, 1.5 घंटा रखना, लेकिन मैं लगभग 1 घंटे का टारगेट लेकर चलता हूँ। क्योंकि बच्चा बैच में तो पढ़ ही रहा है नींव में, डिटेल में, यहाँ पर उसके लिए वन शॉट रिविजन बहुत जरूरी है। क्लास 9 बहुत से बच्चे मुझे कंप्लेन करते हैं, सर मतलब बैच में तो सारा कंटेंट है, हम नींव हिंदी वाले बच्चों के लिए बैच में तो सारा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन काफी बच्चे मुझसे कंप्लेन करते थे हिंदी मीडियम के लिए कुछ नहीं है, हिंदी मीडियम के लिए जो कुछ है वो कुछ समझना है। हिंदी मीडियम के लिए सर मैक्सिमम कंटेंट ऐसा अवेलेबल है हिंदी मीडियम का यूट्यूब पर, जो कि बस पढ़ देते हैं, चैप्टर को ऐसे पढ़ देते हैं जैसे कि कहानी पढ़ रहे हैं। लेकिन भाई साहब, आप सभी की दुविधा को सुविधा में बदलने के लिए पीडब्ल्यू क्लास 9 10th के लिए डिटेल में सिलेबस मिलता है यहाँ पर। तो आइए, मौके का फायदा उठाइए, पढ़िए, जानिए, समझिए, पहचानिए। तो मैं आकाश श्रवण, आप सभी का फिजिक्स टीचर, ये एडिटेड फोटो के साथ शुरू करता हूँ आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। अब देखो बेटा क्या क्या हम करने वाले हैं। अब देखो बेटा हम क्या क्या करने वाले हैं, देखो बेटा हम क्या क्या सीखने वाले हैं आज की क्लास में। मैं एक बहुत ही सुंदर सा चैप्टर कराने वाला हूँ, एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर कराने वाला हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा प्राकृतिक फिनोमिना है, गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी प्राकृतिक परिघटना है, जैसे सुबह शाम उठते सोते जागते बैठे घूमते, जो भी आप जब भी आप कर रहे होते हैं ना, उस दौरान गुरुत्वाकर्षण आपको प्रभावित करता है ना। इस गुरुत्वाकर्षण के कारण ही इस पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है, इस गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमें भोजन मिल पाता है, इस गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम दैनिक जीवन की सारी प्रक्रिया कर पाते हैं, इस गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आप पृथ्वी पर चिपके हुए हो। अगर आप गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर चिपके हुए हो, अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो पापा की परी बन के उड़ रहे होते। याद रखना, गुरुत्वाकर्षण जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जिंदगी का। मतलब अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं तो जीवन नहीं। याद रखना, जैसे कि आपने कभी ना कभी देखा होगा, मतलब बहुत सी वायरल वीडियोस होती हैं, जैसे कि कोई बंदा चांद पर गया और चांद पर जाने वाला बंदा जब देखा गया तो देखा कि वो तो उड़ रहा है, मतलब जमीन पर पैर रख रहा है, अगला कदम रख रहा है तो बहुत दूर रख रहा है। क्या हमारा ऐसा पृथ्वी पर होना संभव है? नहीं, पृथ्वी पर ऐसा होना संभव नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर स्ट्रॉन्ग गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी पर क्या है? स्ट्रॉन्ग गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा प्राकृतिक फिनोमिना है जो कि ईश्वर ने हमें वरदान में दिया है, जो कि ईश्वर ने हमें तोहफे में दिया है, और इसी के कारण इस पृथ्वी पर मानव जीवन संभव है। अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो मानव जीवन पृथ्वी पर संभव होना पॉसिबल ही नहीं है। याद रखिएगा इन छोटी छोटी बातों को। चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा टफ बातें नहीं है इसमें, मतलब ये प्राकृतिक घटना से जुड़ा हुआ चैप्टर है। अब देखो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे बेटा गुरुत्वाकर्षण, पूरे चैप्टर का नाम है, हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण ही पढ़ेंगे। सबसे पहले तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, सबसे पहले तो यही बात पढ़ी जाएगी कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन के नियम के बारे में, कुछ कुछ बातें न्यूटन के नियम के बारे में, है ना। बड़े प्यारे नियम है न्यूटन के नियम, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ ना कुछ गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बातें पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ बातें गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम कुछ बातें पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, याद रखिएगा, कुछ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अर्थात दूसरे शब्दों में बोलूं तो उत्प्लावकता, ठीक है, उत्प्लावकता। याद रखना, बड़ा अच्छा चैप्टर होने वाला है। आखिर में कहानी भी सुनाने वाला हूँ, बड़ी अच्छी कहानी है, सिर्फ एक कहानी है, वो कहानी को कहानी की तरह देखिएगा, है ना। अब शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम क्या है बच्चे, आज का हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का मुक्त पतन, जी को प्रभावित करने वाले कारक, और आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम, और क्या है हमारे पास पढ़ने को। भाई साहब तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। चलो, अब आज की क्लास का सबसे पहला एक टॉपिक है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। मैं आपको एक बताऊं, अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होना तो हम जमीन पर खड़े ही ना हो पाए। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर गुरुत्वाकर्षण ना होना तो हम जमीन पर खड़े ही ना हो पाए, हमारे लिए जमीन पर खड़े होना संभव ही नहीं है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही
हम जमीन पर खड़े हो पाए। अच्छा देखो, ये बातें हम भारतीयों को बहुत पहले से पता थे, हम भारतीय पहले से जानते थे। आज एक कुछ अच्छी अच्छी बातें करने वाले हम। देखो आ, पूरे मतलब अभी कुछ समय पहले पूरे 9 ग्रह माने जाते थे, अब 8 ग्रह कर दिया उन्हें, है ना। प्लूटो को ग्रह की जो श्रृंखला है उस श्रृंखला से हटा दिया गया है। तो ग्रह कितने थे बेटा? 9 थे, अब उन्हें 8 कर दिया। इन ग्रह के पास द्रव्यमान है। अच्छा सूर्य है ना, सूर्य के पास सबसे ज्यादा द्रव्यमान है। अच्छा पृथ्वी है ना, पृथ्वी के पास भी द्रव्यमान है। मैं हूं ना, मेरे पास भी है द्रव्यमान है। आप हो ना, आपके पास भी द्रव्यमान है। आपके पास मोबाइल है ना, उस मोबाइल के पास भी है द्रव्यमान है। हर वस्तु के पास क्या है? द्रव्यमान है। तो इस संसार में बेटा याद रखना है ना, अभी हम पृथ्वी की तो बात कर ही नहीं रहे, इस संसार में हर वो चीज जिसके पास क्या है? द्रव्यमान है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस संसार में हर वो चीज जिसके पास क्या है? द्रव्यमान है, वो दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। ये पेन है ना, इस पेन के पास भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ द्रव्यमान है, ये भी दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान के कारण है ना। अच्छा देखो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको चांद पर छोड़ दूं, तो आप चांद पर रुके रहोगे ना, क्योंकि चांद पर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ द्रव्यमान है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा मैं आपको मंगल ग्रह पर छोड़ दूं, तो आप मंगल ग्रह पर रुके रहोगे ना, क्योंकि वहां पर द्रव्यमान है। तो बेटा जिन वस्तुओं के पास द्रव्यमान है ना, वो वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है। अब हम बात करते हैं हमारी धरती माता की, हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी की, हम बात करते हैं हमारे गोले की। हमारा जो गोला है ना, हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी जो अर्थ है ना, वो दूसरी वस्तुओं पर क्या अप्लाई करती है? हमारा जो गोला है ना, वो दूसरी वस्तुओं पर क्या अप्लाई करती है? वो अप्लाई करती है बल। अब देखो बेटा क्या होता है, अब सुनो, हम खड़े क्यों हैं जमीन पर? मान लो ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। इस पृथ्वी पर यहां पर कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा हुआ है, यहां पर भी कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा हुआ है, यहां पर भी कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा हुआ है, यहां पर भी कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा हुआ है। अचानक से चलते चलते रास्ते में एक खाई आ गई, वैसे इतनी गहरी खाई होती नहीं है। अचानक से चलते चलते रास्ते में एक खाई आ गई, तो एक व्यक्ति यहां से गिर गया, यहां पर खड़ा हो गया, ठीक है। तो भाई साहब पृथ्वी के पास द्रव्यमान है, पृथ्वी के पास द्रव्यमान है, और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, मतलब पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, वो हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है। मैं आपको अभी उदाहरण देकर बता देता हूं। ये टीवी का रिमोट आपको दिख रहा है ना, ये टीवी का रिमोट छोड़ूंगा तो कहां जाएगा? आप बोलोगे सर ये नीचे जाएगा। टीवी का रिमोट छोड़ूंगा तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। आप अगर किसी व्यक्ति को, किसी कागज के टुकड़े को, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पत्थर को अगर किसी ऊंचाई से फेंकती हो तो वो कहां आता है? जमीन की तरफ। अगर किसी ऊंचाई से फेंकते हो तो वो कहां आता है बच्चे? जमीन की तरफ। तो हर वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, और वो उस वस्तु को खींचकर कहां ले जाना चाहती है? केंद्र की ओर। और वो उस वस्तु को खींचकर कहां ले जाना चाहती है? मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूं, अगर आपकी नजर में हो तो मुझे बताइएगा कि ऐसी कोई वस्तु जो पृथ्वी से प्रतिकर्षित होती हो, ऐसी कोई वस्तु जो पृथ्वी से प्रतिकर्षित होती हो। मैंने तो नहीं देखी, अगर आपने देखी हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। ऐसी कोई, ये मत कहते ना सर हमने कल हॉरर सीरियल देखा था, उस सीरियल में भूत था, भूत तो पृथ्वी से प्रतिकर्षित होकर उड़ गया था। मजाक ना करियो, क्या होता है? ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो पृथ्वी के वायुमंडल से, मतलब पृथ्वी की सतह से प्रतिकर्षित हो, क्योंकि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, और जिस बल से वो खींचती है ना, उस बल को क्या कहा जाता है बच्चे? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? गुरुत्वाकर्षण। अगर हम किसी भी, ये पेन का एग्जाम्पल ले रहे हो, इस पेन को छोड़ रहा हूं, ये कहां जा रहा है? नीचे की ओर। अब ये नीचे की ओर क्यों जा रहा है? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इस पेन को अपनी ओर खींच रहा है, और इस घटना को क्या कहते हैं बच्चे? गुरुत्वाकर्षण। देखो बेटा याद रखना, अब देखो इस ब्रह्मांड में, धरती के, ये सुनना यहां पर बहुत अच्छी बात बोली है, इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अब सवाल यह है कि सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, तो हम इस, मैं जिस रूम में बैठा हुआ हूं, इस रूम में कोई नहीं है, दीवार है, तो हम दीवार की तरफ अट्रैक्ट होकर क्यों नहीं चलेगा? इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि वहां पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो है काफी कम है। वहां पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या है? काफी कम है। तो बेटा द्रव्यमान, जब भाई साहब अभी रुक जाओ, बल का नियम पढ़ेंगे ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ेंगे, तब आपको मैं सारी बातें बताऊंगा। अब देखो बेटा, इसके बारे में आप पहले से जानते थे अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक बहुत फेमस वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन सर जो थे ना, एक दिन बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, कॉलेज के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अब वो कॉलेज के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, बैठे बैठे पेड़ के ऊपर से उनके ऊपर सर गिर गया। ये कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी, सर मतलब सर पर एप्पल गिर गया। जब एप्पल गिर गया ना उनके सर पर, तो उन्होंने बोला कि ये एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरा। वहां से खोज की उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की, ठीक है। अब न्यूटन, वैसे तो भाई साहब गैलीलियो सर को देख लो या भारत के ऋषि मुनियों को देख लो, इन सभी ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन इसके बाद भी न्यूटन सर को इतनी वैल्यू क्यों दी गई?
इसका इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि न्यूटन सर ने गुरुत्वाकर्षण तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये तो बताया ही, इसके अलावा पृथ्वी पर उपस्थित गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी ज्ञात किया। और उन्होंने मान ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिस नियम को क्या नाम दिया बच्चे? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। कौन सा नियम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गुरुत्वाकर्षण सीखना है, अगर आप गुरुत्वाकर्षण में कुछ जानना चाहते हो, अगर आप गुरुत्वाकर्षण की गहराइयों में जाना चाहते हो, तो आपको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझने के लिए न्यूटन की बातों को जानना पड़ेगा। अब न्यूटन सर ने करीबन 1687 में एक नियम प्रतिपादित किया, जिससे क्या कहते हैं बच्चे? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये नियम जानना है तो कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा। ये बातें तो ठीक है। अब देखो, इमेजिन करो, मैं आपको बताता हूं, ठीक है? अब देखो, मान लो ये रहा हमारी पृथ्वी, ठीक है? और मान लो इस पृथ्वी से कुछ दूरी पर एक पिंड रखा हुआ है, ठीक है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो है एक सेंट्रल बल है, तो ये केंद्र से केंद्र की ओर लगता है। तो ये रहा पृथ्वी का केंद्र और ये रहा इस वस्तु का केंद्र। हम मान लेते हैं, कान खोलकर सुनना, इस वस्तु का मतलब हमारी जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान है m1, इस वस्तु का द्रव्यमान क्या है बच्चे? m2। थोड़ा छोटा लिखा गया। इस वस्तु का द्रव्यमान क्या है? m2। अब इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है ना, ये बना दी हमने। क्योंकि ये केंद्र की ओर लगता है तो हमें केंद्र से केंद्र की ओर मिलाना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो न्यूटन सर क्या कहते हैं। न्यूटन सर कहते हैं कि अगर तुम m1 का मान बढ़ा दोगे, m1 मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ा दोगे, फिर से कह रहा हूं, अगर तुम m1 का मान बढ़ा दोगे, अगर तुम पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ा दोगे, तो इन दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना, वो भी बढ़ जाएगा। सुनना, तो फोर्स बढ़ रहा है किसकी सहायता से बच्चे? m1 की सहायता से। यदि आप m1 का मान बढ़ा दोगे तो बल का मान भी क्या हो जाएगा बच्चे? बढ़ जाएगा। एक बहुत अच्छी बात बोली। दूसरी बात, न्यूटन सर ने एक और बात बोली कि अगर आप m2 का मान बढ़ा दोगे तो भी बल का मान बढ़ जाएगा। यदि आप m1 का मान बढ़ा दोगे तो भी बल का मान बढ़ जाएगा, यदि आप m2 का मान बढ़ा दोगे तो भी बल का मान बढ़ जाएगा। दोनों स्थितियों में बल का मान बढ़ जाएगा, ठीक है? अब देखो, अब जो बल है F किस पर निर्भर कर रहा है? m1 पर। जो बल है F किस पर निर्भर कर रहा है? m2 पर। जिस F को हमने क्या बोला? गुरुत्वाकर्षण बल। तो बेटा ये बल है समानुपाती है m1 के और समानुपाती है m2 के। अर्थात यदि आप m1 के मान को बढ़ाओगे तो बल का मान भी बढ़ेगा। समानुपाती को हम इसी रिलेशन में बोलते हैं कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। यदि आप बल के मान को बढ़ाते हो, तो द्रव्यमान का मान भी बढ़ जाएगा। उल्टा बोल दिया मैंने। यदि आप द्रव्यमान के मान को बढ़ाते हो तो बल का मान भी बढ़ जाएगा, और यदि आप द्रव्यमान के मान दूसरे वाले सब्सटेंस के बढ़ाते हो तो भी बल का मान बढ़ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यूटन सर अब कहते क्या है। न्यूटन सर कहते हैं कि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान आपने क्या मान लिया? न्यूटन सर कहते हैं कि दोनों वस्तु का द्रव्यमान आपने क्या मान लिया? m1 m2। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है ना, वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसको कई जगह अनुक्रमानुपाती भी बोला गया है, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है? अब देखो, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो बेटा, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर आप एक का द्रव्यमान बढ़ाओगे तो बल बढ़ेगा, और दूसरे का द्रव्यमान बढ़ाओगे तो भी बल लगेगा। अच्छा, एक बात और है, न्यूटन सर ने ये जो नियम दिया ना, ये नियम दिया कैसे दिया? ये एक प्रयोग के आधार पर दिया, ठीक है? उन्होंने ये देखा, कान खोलकर सुनना, अगर वो दूरी को, मान लो पहले दूरी थी बेटा कितनी? पहले दूरी थी बेटा r, ठीक है? फिर वो दूरी को दुगना बढ़ा देते हैं तो फोर्स 4 गुना कम हो जाता है। उन्होंने प्रैक्टिकली ये चीजें देखी। अगर वो दूरी को तिगुना बढ़ा देते हैं तो फोर्स 9 गुना कम हो जाता है। अगर वो दूरी को चुगना बढ़ा देते हैं तो फोर्स 16 गुना कम हो जाता है। अगर वो दूरी को 5 गुना बढ़ा देते हैं तो फोर्स 25 गुना कम हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि ये जो बल है ना, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आप दूरी बढ़ा रहे हो तो बल का मान कम हो रहा है, अगर आप दूरी बढ़ा रहे हो तो बल का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर आप दूरी बढ़ा रहे हो तो बल का मान क्या हो रहा है बच्चे? कम हो रहा है। ये बात याद रखना, अगर आप दूरी बढ़ा रहे हो तो बल का मान क्या हो रहा है बच्चे? कम हो रहा है। ये इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने लॉ दिया। अब वो कहते हैं, कौन कहते हैं? ये न्यूटन सर कहते हैं कि यही बल इन दोनों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर आप दूरी को बढ़ाओगे तो दुगना बल कम हो जाएगा, अगर आप दूरी को दुगना बढ़ाओगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, दूरी को तिगना बढ़ाओगे तो फोर्स 9 गुना कम हो जाएगा, ठीक है? अब क्या करा, हमने दोनों को मिलाकर लिख दिया। आप देख पा रहे हो ना, दो इक्वेशन आएंगे बेटा, F प्रोपोर्शनल m1 m2,
एक इक्वेशन तो ये आई है, और एक और इक्वेशन आई है एफ प्रोपोर्शनल 1/d²। क्यों ना हम दोनों को मिलाकर लिख दें, तो एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन में d²। अगर हम दोनों को मिलाकर लिख दें तो हमें ये मिलेगा, m1 m2 पहली और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है, और d ये भी संभव है कि आपके लिए यहाँ पर r लिखा हो, मुझे यहाँ d दिखा था इसलिए मैंने यहाँ पर d लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, कुछ बातें ऐसी हैं कि दुनिया का सच ये है कि दुनिया का सच ये है कि जब भी आप समानुपाती हटाते हो या ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हो, तो आपको लगाना पड़ता है क्या, आपको लगाना पड़ता है एक नियतांक। तो देखिए इस जगह पर भी एक नियतांक लगाएंगे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन d²। और एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो नियतांक है ना, इस नियतांक की वैल्यू भाई साहब न्यूटन सर ने नहीं दी, इस नियतांक की वैल्यू न्यूटन सर ने नहीं दी। अब देखो बेटा, आपने यहाँ पर बल निकाला है, तो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होगा बच्चे, न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो हम वही मात्रक पुट करेंगे जो बल के लिए। अब देखो ये जो नियम है ना, इसे सार्वत्रिक नियम बोलते हैं। इसे ब्रह्मांड में आप कहीं भी किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगा सकते हो, यदि आपको दोनों के द्रव्यमान पता हो, यदि आपको दोनों के बीच की दूरी पता हो, तो इस नियम को ब्रह्मांड में आप कहीं भी लगा सकते हो जहां पर दोनों पिंडों के बीच की दूरी और दोनों पिंडों के द्रव्यमान आपको पता है, आप इजीली लगा सकते हो। अब हम बात करेंगे आगे जी की। ये जी क्या है, जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, मतलब हर स्थिति के लिए नियतांक है। और हेनरी कैवेंडिश ने एक एक्सपेरिमेंट किया। देखिए बेटा, जी जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसका मान किन्हीं भी दो वस्तुओं के लिए हर एक स्थान पर समान होता है। मतलब आप कहीं भी ले जाओ, चांद पर ले जाओ, सूरज पर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, और बेटा इसका मान नियत है, इसका मान आप बदल नहीं सकते, इसका मान कांस्टेंट है, इसका मान हम बदल नहीं सकते, इसका मान बदल नहीं सकते। अब देखो जी को सार्वत्रिक स्थिरांक क्यों कहते हैं, सार्वत्रिक मतलब हर जगह फिक्स रहने वाला, हर जगह सार्वत्रिक स्थिरांक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मान ना ही माध्यम की प्रकृति, किसी भी प्रकार का माध्यम, तापमान या अन्य किसी प्रतिवर्त पर निर्भर नहीं करता, मतलब ये किसी चीज पे इंपैक्ट नहीं करता। अब बात ये है कि हमारे जो सर थे, कौन से सर थे, कैवेंडिश सर, उन्होंने इसके मान को निकाला कैसे, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब देखिए बेटा उन्होंने क्या किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि दो पिंड लिए, जिसमें से पहले पिंड का द्रव्यमान लिया 1 kg, ठीक है, और दूसरे पिंड का द्रव्यमान भी कितना लिया बच्चे, 1 kg। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरियां हैं वो कितनी मान ली बच्चा, 1 मीटर। ठीक है, इनके बीच की दूरियां कितनी मान ली बच्चा, 1 मीटर। तो देखो न्यूटन सर के नियम के अनुसार F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में d²। बेटा देखो आपकी बुक में r भी लिखा हो सकता है, तो आप r भी पुट कर सकते हो। तो बेटा देखो F अपनी जगह है, G अपनी जगह है, m1 की जगह पुट कर दिया 1, m2 की जगह पुट कर दिया 1, D की जगह पुट कर दिया 1। तो बल किसके बराबर है बेटा, G के बराबर। अब आपको क्या पता चलता है कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है वो किसके बराबर होगा, बल के। जब पिंड का द्रव्यमान एकांक हो और उनके बीच की दूरी भी एकांक, तो दो एकांक द्रव्यमान के पिंड जो कि एक दूसरे से एकांक दूरी पर रखे गए हो, इनके बीच लगने वाले बल के मान को ही गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, और इसका मान सदैव नियत होता है। तो इससे हमें, अच्छा लोहे का पिंड ले लो, आलू का पिंड ले लो, चावल का पिंड ले लो, है ना, जिसका पिंड लेना चाहो, दाल का पिंड ले लो। ठीक है, 1 किलो का पिंड बनाओ, 2 पिंड बनाओ, 1 मीटर की दूरी पर रखो, उनके बीच जो बल लगेगा वो लगेगा कितना, 6.67 इंटू 10⁻11। मतलब ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको बताया था कि ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा, तापमान पर भी निर्भर नहीं कर रहा, और अन्य किसी प्रतिवर्त पर भी निर्भर नहीं करता, इसलिए ये सार्वत्रिक स्थिरांक है, ये हर जगह स्थिरांक रहेगा। और आपको जी की वैल्यू याद रखना। ठीक है, आपको जी की वैल्यू याद रखना, वैल्यू कैसे निकालोगे, 6.67 इंटू 10⁻11। देखो बेटा आपको जी का मात्रक निकालना है, तो डी को यहां ले जाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, न्यूटन के साथ मीटर स्क्वायर, और m1 m2 को नीचे ले जाओगे तो अपॉन में kg²। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg², ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चा, ये वैल्यू आ गई बेटा जी की। ठीक है, कोई दिक्कत, आई होप आपको ये बात, देखो इस वैल्यू को आपको अपनी जहन में ताजा रखना है,
इस वैल्यू को आपको अपनी यादों में ताजा रखना है, इसे कोई नहीं बताएगा, इसे कोई नहीं समझाएगा, आपको खुद याद रखना है, आपको खुद समझना है। 6.67 है वो, 7 मेरे से आधा बना है लेकिन ठीक है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसको कोई नहीं बताएगा, इसको तुमको खुद याद रखना है, खुद याद रखना है और खुद याद रखना। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगली टर्म की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ और बातें। अब न्यूटन सर के तीसरे नियम के अनुसार, देखिए बेटा, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार सॉरी बेटा, आपके 1-2 सेकंड खराब करें। ठीक है, अब देखो न्यूटन सर का तीसरा नियम हमने पढ़ा था कि हर वस्तु पर अगर आप क्रिया करते हो तो बदले में क्या मिलती है? प्रतिक्रिया। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया मिलती है। आपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के नियम पढ़े होंगे। ठीक है, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्या मिलती है? अभिक्रिया मिलती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्या मिलती है? अभिक्रिया मिलती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्या मिलती है बच्चे? अभिक्रिया मिलती है। देखिए बेटा, अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार हर एक वस्तु इस ब्रह्मांड में दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। मैं तुम्हें कर रहा हूं, तुम मुझे कर रहे हो। ठीक है, तुम पास में रखे हो, मोबाइल को कर रहे हो, मोबाइल मुझे कर रहा है, हर वस्तु। लेकिन जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान कितना ज्यादा, पृथ्वी कितनी बड़ी है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना ज्यादा है, पृथ्वी कितनी बड़ी है, तो जब जिसका द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी ज्यादा होगा। यही तो नियम है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी ज्यादा होगा। अब देखिए बेटा, अगर आप एक पत्थर को गिरा देते हो ना, अगर आप एक पत्थर को गिरा देते हो ना, जैसे ये पेन का एग्जांपल, मैं पेन को गिरा रहा हूं ना, तो ये पेन भी अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अर्थ का द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा है। ठीक है, तो एक दूसरे को अपने केंद्र की ओर खींचते हैं। ठीक है, अब देखो, देखो बेटा, अब देखो, लेकिन न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार पत्थर द्वारा भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचा जाना चाहिए, और वास्तव में पत्थर भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। परंतु दिक्कत थोड़ी सी रह जाती है कि द्रव्यमान का आकार है ना, द्रव्यमान के आधार पर हम ये नहीं कर। अब देखो न्यूटन के सार्वत्रिक नियम के महत्व, इसका दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है, तो मैं आपको बताता हूँ। हमें पृथ्वी से ये बांधे रखने वाला बल है, अगर ये नियम ना होना तो हम भी पंछी बनूं मस्त उड़ूं मस्त गगन में, उस गाने पर डांस कर रहे हैं। मतलब अगर ये नियम ना हो तो गड़बड़ हो जाए। ठीक है, अब देखो, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा अपनी कक्षा में हमेशा रहता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा अपनी कक्षा में हमेशा रहता है, किसके कारण? इसके कारण। अब सूर्य जो है ना बहुत बड़ा है आकार में, जब सूर्य बहुत बड़ा है आकार में तो उसके चारों ओर जो गुरुत्वाकर्षण है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसी कारण से सारे के सारे ग्रह जो होते हैं ना वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बहुत स्ट्रांग है। और एक और बात, समुद्र किनारे आप कभी शायद जीवन में गए होंगे, मैं गया था कुछ दिन पहले, तो दिन भर तो पानी दूर रहता है, लेकिन शाम होते होते पानी पास आ जाता है हमारे, मतलब पानी का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, दिन भर तो पानी का लेवल कम रहता है, लेकिन शाम को पानी का लेवल, अच्छा ऐसा भी होता है कि कभी कभी और कम भी हो जाता है। ये पूरा डिपेंड करता है चंद्रमा की गति पर। चंद्रमा की गति के कारण समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ता और घटता रहता है। चंद्रमा की गति के कारण समुद्र का जो लेवल है ना वो बढ़ता और घटता रहता है। तो चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा होता है। चंद्रमा और सूर्य के कारण क्या होता है? ज्वार भाटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुक्त पतन, बड़ा सिंपल सा है भाई साहब, किसी भी चीज को ऊपर से नीचे फेंक दो, उसे कोई रोकने वाला ना हो तो इसे मुक्त पतन बोलेंगे। अब मैं आपको एक बताऊं, अगर किसी भी चीज को ऊपर से नीचे फेंकते हैं ना, हवा उसे रोकती है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हो ना, तो हवा उसे रोकती है, हवा उसे रोकती है। तो मुक्त पतन की पहली शर्त कि हवा भी ना रोके। ये पेन को छोड़ दिया मैंने, डिश किया हूं, वो सच में गिर गया। पेन को छोड़ दिया मैंने, डिश किया हूं, मैंने सोचा मैं पकड़ दूंगा, लेकिन पेन को छोड़ दिया मैंने, डिश किया हूं, पेन को छोड़ दिया मैंने, डिश किया हूं, पेन को छोड़ दिया मैंने, डिश किया हूं, सोचा कि पेन नहीं रोक पाया था मैं। ठीक है, तो भाई साहब ये कोई भी वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण फ्री गिरती है, उसे कोई रोकने वाला ना हो। वैसे तो हवा रोकती है, लेकिन अगर हवा भी रोकने वाली ना हो तो इससे बोलेंगे मुक्त पतन, फ्री फॉल, मुक्त पतन। ठीक है, फ्री फॉल। ठीक है, अब देखो मुक्त पतन जब होता है ना तो इसकी जो गति होती है ना, एक विमीय गति कहलाती है। जब भी फ्री फॉल होता है, इसे अंग्रेजी में फ्री फॉल कहते हैं, जब भी मुक्त पतन होता है ना बेटा, तो इसकी जो गति होती है ना, वन डायमेंशनल मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है? वन डायमेंशनल मोशन। और वन डायमेंशनल मोशन होने के कारण मैं आपसे एक विमीय गति, ये रहा हमारा पृथ्वी। अगर किसी वस्तु को हम ऊपर से फेंकते हैं, तो अगर किसी वस्तु को ऊपर से फेंका तो वो सीधी की सीधी आएगी पृथ्वी के केंद्र की ओर। ऐसा नहीं होगा कि ड्यू 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 घूमती घूमती आए ना, सीधी आएगी। ठीक है, तो बेटा जब भी कोई वस्तु
ऊपर से नीचे मतलब मुक्त पतन कर रही हो तो बेटा इसके वेग की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरती है। लेकिन वस्तु के वेग में परिमाण में परिवर्तन होता है, मतलब उसकी गति बढ़ती जाएगी। उदाहरण के लिए अगर पहले सेकंड में उसकी गति 10 है तो अगले सेकंड में 20, अगले सेकंड में 30, अगले सेकंड में 40, अगले सेकंड में 50, 60, हर सेकंड उसकी गति में लगभग 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर की बढ़ोतरी होती जाती है, जिसे बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण। अभी पढ़ेंगे उसके बारे में भी, ये आपका एक टॉपिक है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु इस तरह से गिरे कि उस पर किसी भी प्रकार का, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी वस्तु इस तरह से गिरे कि उस पर किसी प्रकार की रोक लगाने वाला कोई ना हो, तो इसे क्या बोलते हैं? मुक्त पतन, मुक्त पतन, मुक्त पतन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, अगली टर्म की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब। 14 पेज नंबर 15, ठीक है। अब देखो भाई, कोई भी वस्तु गिर रही है, बड़े मजे में गिर रही है, बड़े मजेदार तरीके से गिर रही है, अब उसकी गति में परिवर्तन हो रहा है ना। क्या बोला? कोई भी वस्तु गिर रही है तो गिरती हुई वस्तु की गति में परिवर्तन होता है, और जब जब गति में परिवर्तन होता है तो उसे गुरुत्वीय उसे त्वरित गति कहा जाता है। जब गति बढ़ेगी तो भी त्वरण होगा, और जब गति कम होगी तो भी त्वरण होगा। आप इस पेन को नीचे की तरफ गिरा रहे हो ना, तो इसकी गति बढ़ती जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, आप इस पेन को नीचे की तरफ गिरा रहे हो ना, तो इसकी गति बढ़ती जाएगी। आप इस पेन को नीचे की तरफ गिरा रहे हो ना, तो इसकी गति बढ़ती जाएगी। तो बेटा हर बढ़ती हुई चीज, हर बढ़ती हुई गति बढ़ाती हुई चीज की गति त्वरित गति होती है। तो अब ये गति क्यों बढ़ रही है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। और अगर ये गति गुरुत्वाकर्षण के कारण बढ़ रही है तो इस गति को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय, इस गति को गुरुत्वीय त्वरित गति बोलते हैं। और गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी गति बढ़ रही है, अर्थात ये गति त्वरित गति है। और अगर ये त्वरित गति है तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होगा, उसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और बेटा इसको अंग्रेजी के एक शब्द स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, और समुद्र की सतह पर इसका मान 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होता है। कितना होता है बच्चे? 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होता है समुद्र की सतह पर, है ना। ऊंचाई के साथ और गहराई के साथ इसके मान में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाते हो इसके मान में परिवर्तन होता है, जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाते हो इसके मान में परिवर्तन होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर सामान्यतः सतह पर होता है, और हमें जितने न्यूमेरिकल करना है 9.8 ही रखना है, या फिर अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो आप लगभग 10 मान पुट कर देना, ठीक है। अगर स्ट्रिक्टली ना बोला हो न्यूमेरिकल में, अगर स्ट्रिक्टली ना बोला हो क्वेश्चन में कि भाई 9.8 ही पुट करो, तो अगर ना दिया हो तो आप 10 पुट कर देना, थोड़े से न्यूमेरिकल आसान हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक में अंतर देखो। अंतर, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है, और गुरुत्वीय स्थिरांक का मान देखो बेटा 6.6734 इंटू 10 की पावर -11 होता है। अब गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता रहता है। मैंने कुछ देर पहले बताया था कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ और पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ, पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ और ऊंचाई के साथ इसके मान में परिवर्तन होता है, लेकिन गुरुत्वीय स्थिरांक हमेशा स्थिर होता है। देखो बेटा इसका मात्रक मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन इसका मात्रक न्यूटन अप मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो इसकी दिशा होती है, गुरुत्वीय त्वरण की दिशा कहाँ होती है? पृथ्वी के केंद्र की ओर, मतलब भाई साहब पृथ्वी के केंद्र की ओर वेग है, तो जिस दिशा में वेग होगा उसी दिशा में गुरुत्वीय त्वरण होगा, और इसकी कोई दिशा नहीं होती, तो ये एक अदिश राशि है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि है और गुरुत्वीय स्थिरांक एक अदिश राशि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब द्रव्यमान बड़ा अच्छा टॉपिक है भाई साहब, बहुत प्यारा सा टॉपिक है द्रव्यमान। किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है बच्चे? द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी वस्तु में कितना पदार्थ निहित है, किसी भी वस्तु में कितना पदार्थ है, उसे क्या कहते हैं बच्चे? द्रव्यमान कहते हैं। देखो बेटा द्रव्यमान एक अदिश राशि है, इसमें कोई भी दिशा नहीं होती, सिर्फ इसमें परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है बच्चे? किलोग्राम होता है, जिसे केजी कहा जाता है। किसी भी वस्तु को में कितना क्या कहते हैं, किसी भी वस्तु में कितना निहित पदार्थ है उसके परिमाण को क्या कहते हैं बच्चे? द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी वस्तु में कितना पदार्थ निहित है उसे क्या कहा जाता है बच्चे? द्रव्यमान कहा जाता है। अब देखो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र समान रहता है। यदि मेरा द्रव्यमान पृथ्वी पर 20 केजी है, आप मुझे चांद पर ले जाओ तो भी मेरा द्रव्यमान 20 केजी रहेगा, आप मुझे सूरज पर ले जाओ तो भी मेरा द्रव्यमान 20 केजी रहेगा। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता,
द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। द्रव्यमान एक बार जो बन गया हमेशा वही रहेगा। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान का मान सदैव नियत रहता है, नियत रहता है, नियत रहता है। ये नहीं बदलता, ये नहीं बदलता, ये नहीं बदलता। ठीक है बच्चे, ये लाइन को मैंने अलग कलर से लगाया। अब देखो द्रव्यमान को m से प्रदर्शित किया। अभी तक ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली है जिसका द्रव्यमान शून्य हो। कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता ही है और इसका मान धनात्मक होता है। ऐसे आज तक तो नहीं मिली है भाई साहब। तुम लोगों में से कोई एक ढूंढ ले एंटी मास तो अलग ही बात हो जाएगी। मैं जानता हूं कि काफी साइंटिस्ट छुपे हुए हैं इस क्लास में, तो अगर तुम लोगों में से कोई एक एंटी मास ढूंढ ले तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु को बनाने में कुछ ना कुछ पदार्थ लगा होगा, और अगर उस वस्तु को बनाने में कुछ ना कुछ पदार्थ लगा है तो भाई साहब, अगर उस वस्तु को बनाने में कुछ ना कुछ पदार्थ लगा है तो भाई साहब बिल्कुल उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज भार। भार को हम आसान से शब्दों में कहें, भार को हम आसान से शब्दों में कहें तो हम कहते हैं वजन। कितना वजन है तुम्हारा? ठीक है, कितना वजन है तुम्हारा। अब ये भार एक प्रकार का बल है। एक लाइन अगर तुमने याद रख ली ना, भार क्या है? भार बराबर बल। ठीक है, भार क्या है? भार बराबर बल। भार क्या है भाई साहब? भार को कहते हैं बल। अब ये बल कौन सा है? ये बल वह बल है जिस बल से पृथ्वी आपको अपनी ओर खींच रही है। ठीक है, अगर कोई मोटा सा व्यक्ति है, अगर कोई मोटा सा व्यक्ति है मेरी तरह, ठीक है, तो उसका भार ज्यादा होगा, मतलब उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा होगा। कोई दुबला पतला व्यक्ति है जिसका भार कम होगा, ठीक है, मतलब उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा। तो भार है क्या? भार वह बल है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। भार, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उससे अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, अब देखो न्यूटन सर के द्वितीय नियम के अनुसार, है ना, न्यूटन सर के द्वितीय नियम के अनुसार आपने पढ़ा हुआ है F = ma। ठीक है, क्योंकि भार गुरुत्वाकर्षण के कारण है। भार किसके कारण है बेटा? गुरुत्वाकर्षण के कारण है। तो भार के गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा बच्चे? F = mg। ठीक है, और मैंने आपको कुछ देर पहले बताया भार मतलब वेट, और वेट किसके बराबर है बेटा? बल के। तो F की जगह क्या पुट कर देंगे हम? W। जिंदगी में कभी भी आपको वजन या वेट का मान निकालना हो तो W = mg, ये सूत्र हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, W = mg। और एक बात और, क्योंकि ये वेट एक प्रकार का बल है, क्योंकि ये जो वजन है ना, ये जो वेट है ना, ये एक प्रकार का बल है, और जब ये एक प्रकार का बल है तो इसका मात्रक मैं क्या लगा दूंगा बेटा? न्यूटन। इसका मात्रक मैं क्या लगा दूंगा बच्चे? न्यूटन लगा दूंगा। ठीक है, अब देखिए ये आखिर लाइन में ये लिखा, भार एक बल है और उसका एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, और अगर बल का मात्रक न्यूटन है तो आपने वही तो लगाया हुआ है। अगर बल का मात्रक न्यूटन है तो आपने वही तो लगाया हुआ है, न्यूटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली टर्म की तरफ। अगली टर्म क्या कहती है? ठीक है, अगली टर्म कहती है अब जी को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जी को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो भाई साहब, याद रखना, दो लाइनें हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है ना, जैसे जैसे आप ध्रुव से जाओगे विषुवत वृत्त की तरफ, ठीक है, तो बेटा याद रखना जी का मान जो होता है ना, ध्रुवों पर विषुवत की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब पृथ्वी के जो ध्रुव होंगे ना, उस ध्रुव पर, ध्रुव कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण का बल का मान थोड़ा सा अधिक होगा। किसके सापेक्ष? विषुवत वृत्त के सापेक्ष। ठीक है, अब देखो अधिकतर जगहों पर मैं फिर से कह रहा हूं, अधिकतर जगहों पर आपको जी के मान को, लगभग जी के मान को हमारी कैलकुलेशंस के लिए स्थिर रखना है। ठीक है, स्थिर रखना है। लेकिन जब हम पृथ्वी के बहुत दूर चले जाते हैं, जब हम पृथ्वी के बहुत दूर चले जाते हैं, तो इस स्थिति में समीकरण gm/d² से ज्ञात किया जाता है। मैं आपको याद दिला रहा हूं एक फॉर्मूला, g = g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, m वस्तु का द्रव्यमान, और d मतलब दूरी। अगर आप ये तीनों का मान रख दोगे ना, तो आप गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाल सकते हो। तो जैसे जैसे आप ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते जाओगे तो भाई साहब जी का मान थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसा मत सोचना कि 9 से 10 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, नहीं, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कम, बहुत ही कम, बहुत ही कम। हाँ, तो जैसे जैसे आप आप पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाओगे, पृथ्वी की सतह से अंदर की तरफ जाओगे, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होगा होगा होगा। इसे कोई नहीं बदल सकता, इसे कोई नहीं बदल पाया, ना ही इसे कोई बदल पाएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक परिघटना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब अगला टॉपिक है बेटा प्रणोद। ठीक है, प्रणोद को एक ही लाइन में मैं अगर आपको याद रखाऊं तो लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। तो बेटा ये मेरे पास एक सतह है। ठीक है, इस सतह पर एक बल मैंने ये लगा दिया, एक बल मैंने ये लगा दिया, एक बल मैंने ये लगा दिया, लेकिन यदि मैं लंबतः बल लगा दूं तो इसे क्या बोलेंगे बच्चे? प्रणोद। इसे क्या बोलेंगे बच्चे? प्रणोद। प्रमोद नहीं, प्रणोद। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रणोद। तो किसी भी वस्तु पर जब हम लंबतः बल लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चे? प्रणोद कहते हैं। किसी वस्तु की सतह पर लंबतः लगने वाले, लंबतः मतलब ये जो कोण बना रहा है ये कितने डिग्री का बना रहा है? सतह के साथ 90 डिग्री का। तो किसी वस्तु पर लंबतः लगने वाले बल को क्या कहा जाता है बच्चे? प्रणोद कहा जाता है। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक दिया है दैट इज दाब। ठीक है, अगला टॉपिक क्या दिया है बच्चे? दाब। ठीक है, अब देखो दाब किसी वस्तु पर लगने वाला जो प्रणोद होता है ना, जब हम उससे पर यूनिट एरिया मतलब एकांक क्षेत्रफल के लिए निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चे? प्रणोद कहते हैं। तो किसी भी वस्तु पर लगने वाला जब बल होता है ना, तो जब हम उसे एकांक क्षेत्रफल के लिए निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है बच्चे? प्रणोद कहलाता है। वो क्या कहलाता है बच्चे? प्रणोद। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रणोद दाब कहलाता है। ठीक है, प्रणोद मतलब किसी भी प्रणोद दाब कहलाता है। ठीक है बेटा, अब इसका जो मात्रक होगा अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, एफ अपॉन ए, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। एफ मतलब बल, बल मतलब फोर्स, तो फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। ए मतलब एरिया, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसके अलावा और भी मात्रक होते हैं, अभी आगे आपको बताए जाएंगे। देखिए अगली स्लाइड यही है, दाब का मात्रक। देखो बेटा दाब का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक इधर लिखा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन इसका एक और मात्रक होता है जो एक साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल के नाम पर पढ़ा, जिसको पास्कल कहा जाता है। ठीक है, और ये पी है। तो बल का मात्रक न्यूटन, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर और प्रणोद का मात्रक न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रणोद का मात्रक न्यूटन अपॉन प्रणोद का मात्रक भी न्यूटन हो जाएगा और दाब का मात्रक न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होगा, जिसे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्लेस पास्कल, उनके नाम पर रखा गया क्योंकि इन्होंने दाब के बारे में बहुत सारी डिस्कवरी करी। तो याद रखना दाब का मात्रक पास्कल भी होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के अलावा। ठीक है, और पढ़ते हैं हम आगे। अब दाब किन बातों पर डिपेंड करता है? ठीक है, दाब दो बातों पर डिपेंड करता है। देखो बेटा दाब किन बातों पर डिपेंड करता है? दो बातों पर। एक तो P इज इक्वल टू एफ बाय ए। इस सूत्र को अपने यादों में बसा लेना। अगर आप 2 मिनट के लिए समझ पा रहे हो तो P समानुपाती है F के और P व्यतक्रमानुपाती है एरिया के। ठीक है, P समानुपाती है F के और P व्यतक्रमानुपाती है एरिया के। यदि आप बल के मान को बढ़ाओगे, यदि आप बल के मान को बढ़ाओगे तो P मतलब दाब का मान भी बढ़ेगा। आपको इस पेन को मेरे हाथ के अंदर घुसेड़ना है, इसको अंदर अंदर भेजना है। ठीक है, और इसको आपको अंदर भेजना नहीं जा रहा, आपको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, शायद ये चला जाएगा, फिर मुझको दर्द भी होगा। तुम तो यही चाह रहे हो? हाँ सर। ना 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 ना, हम ज्यादा बल नहीं लगाएंगे। मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। तो यदि आप बल का मान बढ़ाते हो तो प्रेशर का मान भी बढ़ता जाता है। यदि आप फोर्स की वैल्यू बढ़ाते हो तो प्रेशर की वैल्यू भी क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। यदि आप बल का मान बढ़ाते हो तो दाब का मान भी बढ़ता जाता है। ठीक है, दूसरी बात को हम समझते हैं, है ना? दूसरी बात को हम समझते हैं। यदि आप एरिया का मान बढ़ाते हो, क्षेत्रफल का मान बढ़ाते हो, क्षेत्रफल का मान बढ़ाते हो तो बल का मान क्या होता जाता है? कम होता जाता है ना? देखो ये सूत्र लिखा हुआ है, ये सूत्र लिखा है। यदि आप क्षेत्रफल का मान बढ़ाओगे तो माफ करना, दाब का मान कम होता जाएगा। ठीक है, अगर आप क्षेत्रफल का मान बढ़ाओगे तो दाब का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अगर आप क्षेत्रफल का मान बढ़ाओगे तो दाब का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। एक नंबर सी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई सिंपल सी बातें हैं। अब देखो डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाने जाते हो ना तो पतला से इंजेक्शन लगाता है, क्यों? क्योंकि एरिया का मान बढ़ गया तो प्रेशर का मान कम हो जाएगा, इसलिए वो एरिया को कम रखता है, क्षेत्रफल को क्या रखता है? कम रखता है। आप जब इंजेक्शन लगवाते हो ना तो पतली सी सुई लगाता है ताकि क्षेत्रफल कम हो जाए और दाब का मान बढ़ जाए, दाब का मान बढ़ जाए। ठीक है, अब देखो आपने ऊंट को देखा होगा जीवन में। ऊंट का जो पैर होता है ना उसका आकार ज्यादा होता है। ऊंट का जो पैर का बित्ता होता है ना, मतलब पैर का जो लोअर एरिया होता है ना, नीचे का एरिया, उसका आकार बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि एरिया के मान को वो बढ़ाना चाहता है। और यदि वो एरिया के मान को बढ़ाना चाहता है ना, एरिया के मान को वो क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है। और यदि वो एरिया के मान को बढ़ा देगा ना तो प्रेशर का मान कम हो जाएगा, तो जिससे उसका पैर क्या कहते हैं, रेत के अंदर नहीं जाएगा। ये दोनों बातें हैं, हमें याद रखना दाब को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो
सिंपल सी बात है, यदि बल बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, यदि एरिया बढ़ेगा तो दाब कम होगा। सिंपल सी बात थी और कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब देखिए अगला हम पढ़ते हैं, दैट इज तरल। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं दैट इज तरल। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है बच्चे, तरल है। ठीक है, तरल के बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन उत्प्लावकता के बारे में। ठीक है, तरल के बाद हम पढ़ेंगे उत्प्लावकता के बारे में। ठीक है, अब देखिए बेटा, हर वो चीज, कान खोलकर सुनना, हर वो चीज जो बह सकती है, हर वो चीज जो फ्लो हो सकती है, वो क्या कहलाएगी बच्चे, तरल कहलाएगी। फिर से कह रहा हूं, हर वो चीज जो बह सकती है, हर वो चीज जिसमें फ्लो होने का गुण होता है, वो क्या कहलाती है, तरल। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पानी पी के दिखाता हूँ। आपको आज मैं पानी पीने का सही तरीका बताता हूँ। जब मैं पानी पी रहा था ना, जब मैं पानी पी रहा था ना, तो क्या हुआ, ये जो तरल है ना, ये जो लिक्विड है ना, वो फ्लो हो रहा है, वो बह रहा है। जिसके पास भी बहने का, बहना वाला वो मत कहना कि सर भैया ने भाई की कलाई में, वो वाला बहना नहीं, फ्लो होने का गुण पाया जाता है। हर वो वस्तु जिसके अंदर बहने का गुण पाया जाता है क्या कहलाती है, तरल कहलाती है। मैं फिर से कह रहा हूं, हर वो वस्तु जिसके अंदर बहने का गुण पाया जाता है, जो फ्लो हो सकती है। भाई साहब, एक पहाड़, ये रहा एक पहाड़, इस पहाड़ के ऊपर से आप पानी फेंको, तो पानी यहां से फ्लो होता हुआ यहां आएगा, तो पानी बह सकता। अच्छा देखो, यहां पर हवा है, ये हवा यहां से यहां चलती रहेगी, हवा यहां से यहां चलती रहेगी, हवा यहां से यहां चलती रहेगी, विंड करंट बोलते हैं जिसको, वायु की धारा बोलते हैं। हवा हो सकता है यहां से यहां चल रही हो, तो जल भी फ्लो कर रहा है, और ये जो हवा है ये भी फ्लो करी। तो हर वो वस्तु जो बह सकती है, जिसके पास बहने का गुण पाया जाता है, वो क्या कहलाती है बच्चे, वो कहलाती है क्या, वो कहलाती है तरल। मैं आपको बताऊं, तरल जो होती है, गैस जो होती है वो भी तरल होती है, और माफ कीजिएगा तरल, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में फ्लूइड कहते हैं, और द्रव्य जो होता है ना वो भी तरल होता है, और अंग्रेजी में इसको फ्लूइड कहा जाता है, फ्लूइड। ठीक है, अंग्रेजी में FLUID, फ्लूइड कहा जाता है। याद रखना, अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी हमें याद होना चाहिए। हाँ, हमें लिखना नहीं है, लेकिन हमें उसकी टर्मिनोलॉजी पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हर वो वस्तु जो फ्लो कर सकती है, हर वो वस्तु जो बह सकती है, क्या कहलाती है, तरल। तरल तरल, याद रखिएगा, बड़े सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है। हर वो वस्तु जिसके पास बहने का गुण पाया जाता है, वो क्या कहलाती है, तरल। तरल तरल, जिंदगी बना देगी सरल सरल सरल। देखो, पानी फेंक देते हो तुम, पानी को जैसी फेंका, पानी कहाँ जाएगा, बह जाएगा। पानी को जैसी फेंका, पानी कहाँ जाएगा, बह जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास बहने का गुण पाया जाता है, क्योंकि उसके पास फ्लो होने का गुण पाया जाता है, और यही गुण हमारे जीवन में पानी को बहुत लाभकारी बनाता है। ठीक है, अगर वायु की बात करो, तो वायु भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो होती है। अगर आप वायु की बात करो, तो वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो होती है, क्योंकि उसमें भी बहने का गुण पाया जाता है, क्योंकि उसमें भी फ्लो करने का गुण पाया जाता है। हर वो वस्तु जिसके अंदर फ्लो करने का गुण पाया जाता है, तरल कहलाती है। आप कुछ भी एग्जाम्पल, पानी, तेल, ऑयल, ग्रीस, वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी की सारी क्या होंगी, तरल होंगे। ठीक है, अब एक बहुत प्यारा सा गुण हम पढ़ रहे हैं, दैट इज उत्प्लावकता। ठीक है, एक बहुत प्यारा सा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है बच्चे, उत्प्लावकता। ठीक है, ध्यान से देखना, ये उत्प्लावकता क्या होता है। अब भाई साहब, आपने करा क्या, आपने जिंदगी में एक खेल तो किया होगा, आपने जिंदगी में खेल किया होगा, पानी की बाल्टी के अंदर एक वो मग्गा लिया होगा, मग्गा जो डब्बा होता है जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, उस डब्बे को उल्टा डाला होगा, और वो भुड़ुक करके ऊपर आया होगा। ठीक है ना, जैसे ही आपने उसको उल्टा डाला होगा, भुड़ुक करके कहाँ आया होगा, ऊपर आया होगा। ये जीवन में आप सभी ने कभी ना कभी किया है, ये जीवन में आप सभी ने कभी ना कभी किया है। ऐसा कोई नहीं है जिसने इस चीज को ना किया हो, जरूर आपने जीवन में ऐसे कभी ना कभी दोहराया होगा। बस उसी बात को ध्यान रखना है, ठीक है, बस उसी बात को ध्यान रखना है। तो बेटा, आपने ये इस बाल्टी के अंदर भर दिया पानी, ठीक है, बस उस बात को ध्यान रखना, आपने इस बाल्टी के अंदर क्या भर दिया, पानी। आपने इस बाल्टी के अंदर डुबा दिया एक डब्बा, मग्गा। ठीक है, मैं डब्बा बोल रहा हूं उसे, है ना, एक डब्बा हमने डुबा दिया, और जैसे ही इसको मैंने डुबाया, इस पानी ने इसको ऊपर फेंकने की कोशिश करी। आप देखना, आप जब इसे डुबाते हो ना, तो आपको धक्का लगाना पड़ता है, मतलब बल लगाना पड़ता है। पानी इसको कहाँ फेंक रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तुम मुझे पानी में फेंका, मुझे तैरना तो आता नहीं है। अब जब मुझे तैरना नहीं आता, तो मैं तो पानी में डूब जाऊंगा। लेकिन पानी में ऐसा नहीं होगा कि जैसे तूने फेंका धड़ाम से नीचे, नहीं, पहले पानी मुझको ऊपर फेंकेगा, भुर्र ऊपर आऊंगा मैं। पहले पानी मुझको ऊपर फेंकेगा, भुर्र से मैं पहले कहाँ आऊंगा, ऊपर आऊंगा। तो बेटा, जब भी कोई चीज को आप पानी में डुबाते हो ना,
पानी मैं पानी का उपयोग हर क्लास में करता हूँ, क्योंकि पानी बड़ा साधारण सा है, ठीक है। पानी के बारे में हम अधिकतर गुणों को जानते हैं, तो मैं पानी का उपयोग इसलिए बार बार करता हूँ, पानी के बारे में बातें इसलिए करता हूँ कि पानी के बारे में हम बहुत सी बातें जानते हैं इसलिए, ठीक है। तो यदि आप जल के अंदर किसी वस्तु को डुबाते हो तो जल कहता है कि एलियन आया, निकल यहां से, ठीक है। एलियन भाई साहब, जल के अंदर तो बहुत सारे H2O हैं, H2O ढेर सारे हैं, तो आपने किसी वस्तु को डुबा दिया, जैसे मैं पानी की बोतल को डुबाऊं तो पानी की बोतल को ये जल कहां फेंकेगा? ऊपर। पानी की बोतल को जल कहां फेंकेगा? ऊपर। पानी की बोतल को जल कहां फेंकेगा? ऊपर। तो इस गुण को क्या कहते हैं बच्चे? उत्प्लावकता। इस गुण को क्या कहते हैं? और हर वस्तु, आप जो इमेजिन कर पा रहे हो, हर वस्तु जो इमेजिन कर पा रहे हो, हर वस्तु, और इसी नियम के आधार पर बड़े बड़े जहाज पानी के तैर जाते हैं, इसी नियम के आधार पर बड़े बड़े जहाज पानी के तैर जाते हैं, उत्प्लावकता के आधार पर। तो उत्प्लावकता किसी भी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वो अपने अंदर किसी भी डुबाई गई वस्तुओं को, ठीक है, डुबाई गई वस्तुओं को क्या करता है? ऊपर की ओर फेंकता है। वैसे तो आप जानते हो कि हर वस्तु का जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो किसकी तरफ लगेगा? अर्थ के सेंटर की तरफ, लेकिन उसके बाद भी वो उसे कहां फेंक देता है? ऊपर की ओर। तो बेटा देखो, जब किसी वस्तु को तरल में डुबाया जाता है, जब किसी वस्तु को तरल में डुबाया जाता है तो वस्तु का भार जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न होता है, पृथ्वी को नीचे की ओर, वह तरल ऊपर की ओर बल लगाता है। देखो भाई, मैं आपको बताता हूं, ये रहा एक पानी से भरा हुआ बकेट, इसके अंदर हमने डुबा दी एक गेंद, तो इस गेंद का वजन, इस गेंद का वजन कहां जा रहा होगा? नीचे की ओर। कौन सा बल लग रहा होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन इसके विपरीत, इसके विपरीत इसे ऊपर की ओर फेंकने की तरफ एक बल कार्य कर रहा होगा। इसको कहां फेंकने की कोशिश कर रहा होगा? ऊपर की ओर, और इसे बोलते हैं एफ बी। एफ बी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंग्रेजी में इसे बायोइंट फोर्स कहते हैं, इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं? एफ बी। तो जब भी किसी वस्तु को द्रव्य में डुबाते हो तो उस पर दो तरह के बल कार्य करते हैं, और भी करते हैं, और भी करते हैं, लेकिन अभी हमें हमारे समझ के लिए दो तरह के बल याद रखना। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल जो कि उसको नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, और याद रखना अगर गुरुत्वाकर्षण बल है तो वजन तो होगा इस वस्तु के पास, वस्तु का वेट तो होगा ही, क्योंकि कुछ देर पहले पढ़ा था कि वेट वजन है क्या? भार वही बल का मान है जिस बल से कोई भी वस्तु, जिस बल से कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित हो रही है, ठीक है। तो यदि आप इसकी बात करते हो तो गुरुत्वाकर्षण बल तो होगा ही, और अगर गुरुत्वाकर्षण बल है तो इसमें भार भी होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी किसी वस्तु को द्रव्य के अंदर डुबाया जाता है तो द्रव्य क्या करता है? उससे उस वस्तु को बाहर फेंकने की कोशिश करता है। इस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं, इस बल को उत्प्लावक बल कहते हैं, जो कि लगता है। अब देखो बेटा, उत्प्लावक बल की दिशा सदैव ऊपर की ओर होती है। उत्प्लावक की जो दिशा है वो हमेशा किसकी तरफ होती है? ऊपर की तरफ होती है, और इसका जो परिमाण होता है द्रव्य के घनत्व पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा द्रव्य का घनत्व होगा ना, उतना ज्यादा उत्प्लावक बल लगने की संभावना हो जाती है, ठीक है। देखो बेटा, आगे पढ़ते हैं हम उत्प्लावक बल। देखो बेटा, याद रखिएगा, उत्प्लावक बल जो होता है ना, सदैव कहां कार्य करता है? ऊपर की ओर। इसकी जो दिशा होती है सदैव कहां होती है बच्चे? ऊपर की ओर होती है, और इसका मान जो होता है ना बच्चे, डिपेंड करता है किस पर? डिपेंड करता है बच्चे किस पर? द्रव्य घनत्व। तीन स्थितियां बनती हैं, इधर दो दी है, मैं आपको तीन बताता हूं, ठीक है। अब देखो, ये एक पानी, ये एक डब्बा है, ठीक है, ये एक डब्बा है, इस डब्बे, एक और डब्बा बना देता हूं, छोटे छोटे बना दूं, तीन बन जाएंगे। ये एक डब्बा है, और हम एक और डब्बा बना देते हैं, ये एक डब्बा है, ठीक है, हम एक और डब्बा बना देते हैं, ये एक डब्बा है। इन तीनों डब्बे के अंदर मैंने पानी भरा हुआ है, आप कल्पना कर लो पानी भरा हुआ है। यहाँ पर एक बॉल है, ये डूब गई। यहाँ पर एक बॉल है जो अंदर ही नहीं जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर एक बॉल है जो आधी सरफेस पर है और आधी कहां पर है? यहाँ पर। तीनों स्थितियों के लिए हम पढ़ते हैं। अब देखो, इस बॉल की बात करो, ये बॉल नीचे की तरफ क्या लगा रही होगी? कुछ ना कुछ वजन लगा रही होगी, ठीक है, जिसको क्या बोला गया? गुरुत्वीय बल, ठीक है। अगर इसको आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, तो इसको ऊपर भी तो फेंका जा रहा होगा, इसको ऊपर भी फेंका जा रहा होगा, जिसको बोलते हैं एफ बी, मतलब अंग्रेजी में बायोइंट फोर्स बोलते हैं, हिंदी में से उत्प्लावक बल बोलते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो डूब गई। कैसे डूब गई? क्योंकि ये जो वजन आप लगा रहे हो ना, ये जो वजन लगा रहे हो ना, ये ज्यादा है। जिस बल से ऊपर फेंका जा रहा है उसकी तुलना में ज्यादा है ये, जिस बल से ऊपर फेंका जा रहा है उसकी तुलना में ये वजन ज्यादा है। तो अब ये बॉल क्या करेगी? उत्प्लावक बल जो हुआ वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, तो ये बॉल क्या हो गई? डूब गई, डूब गई, डूब गई। अब क्या करें? अब क्या करें? बॉल तो डूब गई है, बॉल तो डूब गई है, तो बेटा जब भी
जब भी उत्प्लावक बल का मान कम होगा वजन से, जब भी उत्प्लावक बल का मान वस्तु के वेट मतलब गुरुत्वीय बल से ज्यादा होगा तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अब हम दूसरी स्थिति मानते हैं, ठीक है, अब हम दूसरी स्थिति मानते हैं। ये भाई साहब, ये जो आप देख रहे हो ना दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति में ये जो गेंद है ना, ये गेंद कहाँ जाना चाहती है, सेंटर की तरफ, ठीक है, लेकिन गेंद का वजन कहाँ ले जाना चाहता है, नीचे की ओर, लेकिन ऊपर की ओर क्या लग रहा है, उत्प्लावक बल। अब वेट तो कम है, वेट कम है जो इसे डुबा नहीं पा रहा, अगर वेट कम है इसे डुबा नहीं पा रहा मतलब उत्प्लावक बल का मान ज्यादा है। तो इस स्थिति में जो उत्प्लावक बल है ना उसका मान ज्यादा हो गया वेट से, तो ये वस्तु डूबेगी ही नहीं, ये वस्तु ऊपर तैरती रहेगी। उदाहरण के लिए आप पानी के अंदर थर्माकोल को डुबाने की कोशिश करते हो, नहीं डूबता, वो ऊपर ही तैरता रहता, अगर अंदर जाएगा भी तो तुरंत भुचुक से बाहर आ जाएगा। अब तीसरी स्थिति समझो, आप पानी के अंदर बर्फ को डुबाए हो गए, पानी के अंदर बर्फ को, तो बर्फ बड़ा विचित्र सा व्यवहार शो करता है, कभी कभी क्या हर बारी आधा डूबता है और आधा ऊपर तैरता रहता है, आधा डूबता है और आधा ऊपर तैरता रहता है। अब इसके कारण क्या होता है, ये कारण क्या है, क्योंकि इस स्थिति में वस्तु का जो भार है वो उत्प्लावक बल के बराबर हो जाता है, वस्तु का भार किसके बराबर हो जाता है, उत्प्लावक बल के बराबर हो जाता है। अब देखो डायरेक्टली मैं आपको एक बात बताऊं, ये पूरी की पूरी बातें डिपेंड करती है डेंसिटी पर। जिस वस्तु की डेंसिटी, जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा वो डूब जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा वो डूब जाएगी, जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा वो डूब जाएगी, ठीक है। अब कील की बात करें तो कील डूब जाती है, लेकिन उसी लोहे से बना हुआ बड़ा सा जहाज डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि कील का घनत्व ज्यादा होता है और लोहे के जहाज को खोखला बनाया जाता है, जिससे उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, जिससे उसका घनत्व क्या हो जाता है बच्चे, कम हो जाता है। तो बेटा किसी भी वस्तु को डुबाने के लिए आपको घनत्व का मान याद रखना है, घनत्व के बेसिस पर ही हम डिसीजन लेंगे। तो देखो यही लिखा है कि बेटा एक लोहे की कील डूब जाती है, लेकिन पानी का जो जहाज है ना वो नहीं डूबता, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही बातें तो आपको अगला लॉ बताएगा, जिसका नाम क्या है बच्चे, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। जिसका नाम क्या है बच्चे, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, जिसका नाम क्या है बच्चे, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज एक राजाओं के वैज्ञानिक थे, है ना, मतलब राजघराने के वैज्ञानिक होते थे पुराने समय में, ठीक है। राजघराने के वैज्ञानिक आर्किमिडीज सर ने एक नियम प्रतिपादित किया। वो नियम ऐसा था कि आप पानी के अंदर, सामान्यतः मैं पानी का उपयोग इसलिए कर रहा हूं, ये नियम दूसरे तरलों पर भी निर्भर करता है, ये नियम दूसरे तरलों पर भी संभव है, क्योंकि हम पानी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं, इसलिए मैं बार बार ब्लू है पानी 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 करता रहता हूं। पानी पी लूं मैं इसी बात पर, पानी की याद आ गई तो। अच्छा देखो, मैं बार बार क्लास में पानी पीता हूँ और मैं आप सभी से भी निवेदन करता हूँ, पानी बहुत पिया करो। शरीर का अधिकतर हिस्सा जल का बना हुआ है, और यदि शरीर में जल की मात्रा कम होती है तो बीमारियों की मात्रा बढ़ जाती है। तो शरीर में जल की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए, शरीर में जल की मात्रा को नियमित बनाए रखने के लिए हमको किसका उपयोग करना चाहिए, पानी का। तो पानी पीता, आजकल बहुत सारे टॉपिक पानी पानी कर रहा है, इसलिए तो बेटा ये नियम कहता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णता या अंशतः डुबाया जाता है, मतलब किसी भी वस्तु को आपने तरल के अंदर डुबा दिया, बढ़िया करा, एक नंबर काम करा आपने, किसी भी वस्तु को तरल के अंदर डुबा दिया, पूरी तरह से डुबा दिया या आधा डुबा दिया, पूरी तरह से डुबा दिया, मतलब पूर्णतः डुबा दो या अंशतः डुबा दो, आप पूर्णतः डुबा दो, पूरी तरह से डुबा दो या अंशतः डुबा दो, तो वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये बल, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं आपको, मेरे को डुबाया आपने पानी के अंदर, तो मेरे को थोड़ा हल्का फील होगा। क्यों फील होगा? क्योंकि मेरा वजन नीचे की तरफ जा रहा है, मेरा वजन नीचे, लेकिन ऊपर की तरफ उत्प्लावक बल मुझे ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी किसी वस्तु को पूर्णतः डुबा दो या थोड़ा बहुत डुबा दो, तो उसको अपने वजन में थोड़ी कमी महसूस होती है, तो उसके भार में जो कमी होती है ना, जितना द्रव्य मैंने हटाया उसके भार के बराबर होती है। अर्थात उत्प्लावक बल जो होता है, उत्प्लावक बल जो होता है ना, जितना तरल आप विस्थापित कर रहे हो उस विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। ये नियम बहुत अच्छा नियम है। इस नियम के आधार पर हमने बहुत बड़ी बड़ी कश्तियां, बहुत बड़े बड़े जहाज कहीं ना कहीं इनका उपयोग कर कर हमने बनाए हुए। आगे बढ़ते हैं, आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग कहाँ करते हैं? अब बेसिकली इसकी सहायता से हम आपेक्षिक घनत्व निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। अभी अगला टॉपिक आपका आपेक्षिक घनत्व है, ठीक है। अब बड़े बड़े जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में ये सहायक होता है, ठीक है। अब ये लेक्टोमीटर, मतलब दुग्ध मापी, दूध की
शुद्धता निकालने के लिए, और हाइड्रोमीटर, ये सभी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बेस्ड होते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब घनत्व क्या होता है बेटा, एक बात याद रखना, जिंदगी भर घनत्व का एक सूत्र याद रखना, जिंदगी भर घनत्व का एक सूत्र याद रखना, और घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, द्रव्यमान बटे आयतन। आपको केमिस्ट्री में पढ़ना हो, आपको बायोलॉजी में लगाना हो, तो आपको यही सूत्र लगाना है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखो अंग्रेजी में घनत्व को कहते हैं डेंसिटी, कई जगह इसे रॉ से प्रदर्शित करा गया है और कई जगह इसे डी से प्रदर्शित करा गया है, ठीक है। और द्रव्यमान मतलब क्या हुआ, मास m, और आयतन मतलब हुआ वॉल्यूम का v, ठीक है। तो बेटा इस सूत्र को तुम्हें अपनी यादों में बसा लेना है, मतलब ये आपको याद रखना। देखो बेटा, ये देखो बेटा, तो बेटा देखो, रॉ प्रोपोर्शनल हुआ मास के, जैसे जैसे आप द्रव्यमान बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रॉ का मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप द्रव्यमान बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रॉ का मान बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आप द्रव्यमान कम करते जाओगे, ठीक है, द्रव्यमान तो रॉ का मान भी कम होता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप आयतन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे घनत्व का मान बढ़ता जाएगा। बस यही प्रिंसिपल छुपा हुआ है। अब मैंने कुछ देर पहले कहा था कि लोहे की बनी हुई एक कील पानी में डूब जाती है, लेकिन उसी लोहे से बना हुआ बड़ा सा जहाज पानी के अंदर नहीं डूबता। क्यों? क्योंकि यही कुछ बातें हैं, यही कुछ बातें हैं कि वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया तो घनत्व कम हो गया, और जिस चीज का घनत्व कम होगा वो ऊपर तैरेगा, यही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक है आपेक्षिक घनत्व। अब क्या होता है, जल की बात हम करें, जल की बात करें, पानी की बात करें, अब पानी का जो घनत्व होता है ना, एक पानी का जो घनत्व होता है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, ठीक है। पानी का जो घनत्व होता है ना 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। तो भाई साहब, हम दूसरी वस्तुओं का जो घनत्व की तुलना करते हैं वो जल के सापेक्ष करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, दूसरी वस्तुओं की घनत्व की तुलना जो करते हैं ना वो पानी के घनत्व के सापेक्ष करते हैं। क्यों? क्योंकि पानी आसानी से उपलब्ध है, पानी आसानी से उपलब्ध है, बड़ी सिंपल सी बात है। दूसरा, पानी का जो घनत्व होता है ना 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। तो जल हमारे लिए बहुत सी फायदेमंद बातें बताता है। पहली बात तो आपको बता ही दिया कि आसानी से उपलब्ध है। दूसरा, 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो घनत्व होता है अधिकतम होता है। तो हम किसी दूसरी वस्तुओं के घनत्व की तुलना जल के घनत्व से कर लेते हैं, तो इसको कहा जाता है आपेक्षिक घनत्व। फिर से बोल रहा हूं, जब किसी वस्तुओं के घनत्व की तुलना हम जल के घनत्व से करते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, आपेक्षिक घनत्व, ठीक है बेटा। बड़ा सिंपल सा, देखो बहुत सिंपल सा, अंग्रेजी में से बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं बच्चे, रिलेटिव डेंसिटी बोला जाता है, अंग्रेजी में से रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, लेकिन आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको क्या रखना है, हिंदी में मान याद रखना है। मान क्या है, आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। ये सूत्र याद रखना बेटा, ये मतलब काम आने वाली चीजें हैं, आपेक्षिक घनत्व। और इसके लिए हमें कुछ वैल्यू जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना वहां पर रखें। आपेक्षिक घनत्व ये बराबर है बच्चे किसके, पदार्थ का घनत्व, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, ठीक है। एक ये हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ये हो गया हमारा। अब अगर आप इसका मात्रक निकालते हो तो कोई मात्रक नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये घनत्व बटे घनत्व है, और जब भी दो सेम वस्तुओं का आप अनुपात निकालते हो तो उसका कोई मात्रक नहीं होता, उसका मात्रक ही नहीं होता, उसका कोई मात्रक। तो आप देखो, समान वस्तुओं का, सेम चीजों का आप क्या निकाल रहे हो, समान वस्तुओं का मतलब सेम चीजों का आप क्या निकाल रहे हो, रेशियो निकाल रहे हो। और जब सेम चीजों का रेशियो निकाल रहे हो तो इसे बोला जाएगा मात्रक विहीन। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। अगर आप सोचो कि घनत्व का मात्रक पुट कर दो, जैसे कि अगर आप यहाँ इस फॉर्मूला को देख पा रहे हो, तो घनत्व का मात्रक निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया बच्चा, केजी, और आयतन का मात्रक क्या हो गया बेटा, मीटर क्यूब, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, केजी, और आयतन का मात्रक क्या हो गया बच्चे, मीटर क्यूब। तो बेटा यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ा आसान सा है। तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन का मात्रक। बड़ा सिंपल सा है, इसे याद रखिएगा बेटा। देखो, मैं आपसे बार बार बोलता हूं इसे याद रखिएगा, क्योंकि इन्हें याद रखना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में आपको मदद करेंगे, ठीक है। अगला, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व हम किसकी सहायता से निकालते हैं, जल की सहायता से। जल का जो 4 डिग्री सेल्सियस पर, जल जो होता है ना बड़ा ही विचित्र व्यवहार शो करता है। किसी भी वस्तु का तापमान बढ़ाने पर वो वस्तु क्या होती है, फैलती है, लेकिन जल उल्टा करता है। आप 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका तापमान बढ़ाओगे ना तो वो फैलती नहीं है, वो सिकुड़ता है,
ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल अगर आप लो तो 1 लीटर जल के 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव्यमान को 1 केजी भी कहा जाता है। एक और बात आपको पता चली, 1 लीटर शुद्ध 1 लीटर जल लीजिए और शुद्ध 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिए तो उसके द्रव्यमान को 1 केजी भी कहा जाता है। एक और बात पता चली। तो इसी के साथ ये जो प्यारा सा चैप्टर था, इस प्यारे से चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, इस प्यारे से चैप्टर को आप यहीं समाप्त करिए। देखो बेटा, मैंने बहुत शांति से, बहुत सुकून से, बिना किसी शोर शराबे के, पैशनेट होकर समझाया। आपसे भी निवेदन है कि जब आप इस क्लास को देख रहे हो ना, अब तो एंड हो गई, एंड में आप जब इस क्लास को देख रहे हो ना, मस्त हेडफोन लगाओ, है ना, शांत रूम में बैठो और 1 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे में पूरा लेक्चर देख डालो, पूरे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अभी बहुत जल्दी न्यूमेरिकल्स के लिए भी सीरीज लाने का सोच रहा हूँ मैं। बहुत जल्दी न्यूमेरिकल के लिए भी कोशिश करूंगा कि ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराए जाएं। बिल्कुल। तो बेटा याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, जब भी हम इस चैप्टर को बहुत इजी चैप्टर है आपके लिए, स्कोरिंग चैप्टर है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं देगा, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं देगा। तो इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, दृष्टि सीरीज की अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय।